नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 400 अंक प्राप्त किए तो बी का अंक कितना है। हमें क्या निकालना है, बी का अंक निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ 10% और 5% दिया हुआ है तो हम 10% और 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10। उसके बाद हम 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/20। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सी ने ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किए और हमें दूसरा दिया हुआ बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। यानी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं A/C/B निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है कि C ने A से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी अगर A जो है 20 अंक प्राप्त कर रहा है तो 5% ज़्यादा यानी 20 पे 1 ज़्यादा प्राप्त करेगा C, यानी C कितना प्राप्त करेगा 21। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, B ने C से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। अगर C जो है 10 अंक प्राप्त कर रहा है, C जो है 10 अंक प्राप्त कर रहा है तो B कितना प्राप्त करेगा, B कितना प्राप्त करेगा 10 पे 1 ज़्यादा यानी 11 अंक प्राप्त करेगा। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे A/C/B का। 20 में 10 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 21 में 10 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 21 में हम 11 से गुना करेंगे यानी 21×10 210, 210 और 21 कितना हो जाएगा 231, ये कितना हो जाएगा 231। अब देखिए यहाँ हमारा निकल के आया कि अगर ए को 200 अंक मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 210 और बी को कितना मिल रहा है 231। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए को कितना अंक मिल रहा है 400 अंक मिल रहा है। ए को जो है हमें क्वेश्चन में दिया है 400 अंक मिल रहा है, यानी इस 200 का हम डबल करेंगे तो हमारा 400 आएगा। तो हम इस सब में 2 से गुना कर लेंगे, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 462। यानी अगर ए को 400 अंक मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा 420 और बी को कितना मिल जाएगा 462। हमें क्या निकालना था, बी का अंक निकालना था, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 462। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 462 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 5 घड़ियों का क्रय मूल्य 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 घड़ियों का क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 4 घड़ियों के SP यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से CP/SP निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5। यानी अगर कोई वस्तु जो है 4 रुपये की है तो कितने में बिक रही है, 5 में बिक रही है। कोई वस्तु अगर 4 की है तो 5 में बिक रही है, यानी कितने का लाभ हो रहा है 1 का, किस पे 4 पे इंटू 100 करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ परसेंट निकल के आ जाएगा। हम इस 4 से 100 को काटेंगे, ये 25 बार में जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 25%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा था, लाभ परसेंट हमारा कितना निकल के आ गया 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है राकेश ने सुरेश को साधारण ब्याज दर पे 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में सुरेश ने राकेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए हमें इसमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अवधि के अंत में सुरेश ने राकेश को धनराशि का 9/8 भुगतान किया, यानी जो भी प्रिंसिपल वो लिया होगा, राकेश से सुरेश जो भी प्रिंसिपल लिया होगा उस प्रिंसिपल का 9/8 भुगतान कर रहा है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि राकेश से सुरेश जो धनराशि लिया था वो धनराशि 8 रुपया था। तो जो 5 वर्ष बाद वापस करेगा, 5 वर्ष बाद वापस करेगा जो अमाउंट, इस 8 का क्या है 9/8, यानी अमाउंट कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए 8 पे कितना का ब्याज मिला, टोटल जो ब्याज मिल गया 1 रुपया का ब्याज मिल गया,
किस पे, 8 पे, इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी यहाँ टोटल जो रेट मिल गया, ब्याज जो मिल गया, टोटल ब्याज कितना मिल गया, यहाँ टोटल जो ब्याज मिल गया हम इस 100 में 8 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। यानी 5 वर्ष में टोटल जो उसे ब्याज मिल रहा है प्रिंसिपल का कितना मिल रहा है 12.5% मिल रहा है। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी 5 साल में जो टोटल ब्याज मिल रहा है, टोटल जो 5 साल में ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 12.5% मिल रहा है। तो एक साल में क्या मिल जाएगा हमें, हम इसमें 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 2.5%। यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 2.5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1321.5 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन को कुछ मान लेंगे। अब देखिए हम मूलधन को क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो देखिए हम मूलधन को मानने के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा ऐसे क्वेश्चन में, हम उसे सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ हमारा रेट क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम समय को देखेंगे, इस समय हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ हमें समय दिया हुआ है 2 साल, हमें समय जितना भी दिया हो, यानी यहाँ हमारा समय 2 साल दिया हो तो हम 10 के पावर 2 को प्रिंसिपल मान लेंगे। अगर हमारा समय यहाँ 3 दिया होता तो 10 के पावर 3 मान लेते। अगर हमारा समय यहाँ 4 साल दिया होता तो हम 10 के पावर 4 प्रिंसिपल मान के बनाते, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता। लेकिन यहाँ हमें इस क्वेश्चन में समय जो दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल जो मान लेंगे, हम प्रिंसिपल मान लेंगे 10 के पावर 2, यानी 10 के पावर 2 कितना हो जाता है 100 हो जाता है। हमने प्रिंसिपल 100 रुपया मान लिया, हमने प्रिंसिपल 100 रुपया मान लिया। अब देखिए 100 रुपये पे हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ हम 100 रुपये पे 10% के दर से अगर 2 साल का साधारण ब्याज काउंट करें, यानी एसआई निकालें, तो हमारा कितना मिल जाएगा 100 रुपये पे 10% के दर से, यानी पहले साल हमें 10 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, दूसरे साल भी हमें 10 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। जब हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो हमें पहले साल भी 10 रुपये का और दूसरे साल भी 10 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो हमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए 100 रुपये पे 10% के दर से जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें 100 रुपये पे 10% के दर से प्रिंसिपल पे यानी 10 रुपये का हमें ब्याज मिल जाएगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल के ऊपर 10 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। प्लस का हमें क्या मिलेगा, जब हम सीआई काउंट करते हैं तो जो हमें पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 10 रुपये पे हमें 10% का ब्याज मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा 1 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए जब हम साधारण ब्याज काउंट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था 10 रुपया, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 10 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 1 रुपया। यानी यहाँ से हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, CI माइनस SI हमारा निकल के आ गया 1 रुपया। CI माइनस SI हमारा क्या निकल के आ गया 1 रुपया। देखिए जब हमने प्रिंसिपल 100 रुपया मान के रखा है तो हमारा CI माइनस SI 10% के दर से 1 रुपया निकल के आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है 1321.5 रुपया दिया हुआ है, यानी इस 1% 1 यूनिट का वैल्यू, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1321.5 रुपया हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम 100 यूनिट यहाँ प्रिंसिपल मान के रखे थे, तो हमारा CI माइनस SI 1 यूनिट निकल के आया। 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1321.5 रुपया, तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हमारा 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 100 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट हमारा हट जाएगा, यानी 1321.50 रुपया, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1,32,150 रुपया। प्रिंसिपल हमारा कितना निकल के आ गया 1,32,150 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है A, B और C क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर A और B काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए C को शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ हमारा समय क्या दिया हुआ है 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन। तो हम सबसे पहले 6, 9 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। 6, 9 और 18 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हम टोटल काम को मान लेंगे 18 यूनिट।
टोटल काम को मान लेंगे 18 यूनिट। टोटल काम को क्या मान लेंगे? 18 यूनिट। देखिए जब 18 यूनिट काम ए कर रहा है, जब 18 यूनिट काम ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 6 दिन का। जब 18 यूनिट काम बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 9 दिन का। जब 18 यूनिट काम सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 18 दिन का। अब देखिए ए जो है 6 दिन में 18 यूनिट काम करे तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। यानी यहाँ से ए का इफिशियंसी क्या हो गया? 3 यूनिट। बी जो है 9 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट। यानी बी का इफिशियंसी क्या हो गया? 2 यूनिट। अब देखिए हमें दिया हुआ है सी जो है 18 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। यानी यहाँ से सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? 1 यूनिट। अब देखिए ए बी और सी का इफिशियंसी निकल के आ गया। ए बी और सी का इफिशियंसी निकल के आ गया। ए जो है एक दिन में अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में 2 यूनिट, सी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे सभी मिलके एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और वे सभी एक दिन काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। तो देखिए टोटल जो हमारा काम है, टोटल काम 18 यूनिट है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। एक दिन का काम देखिए ए प्लस बी प्लस सी का हम एक दिन का काम सबसे पहले निकाल लेंगे। देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा? 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी तीनों मिलके अगर एक दिन में काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। देखिए टोटल काम कितना है? 18 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 18 यूनिट, जिसमें से तीनों अगर मिलके एक दिन काम करें तो 6 यूनिट काम हो गया। शेष काम कितना बच गया? शेष हमारा काम बच गया, शेष काम कितना हो गया? 18 में से 6 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 यूनिट काम हमसे पूछ रहा है कि अकेले काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए शेष काम हमारा 12 यूनिट हो गया। सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो सी अगर शेष काम को अकेला करेगा, सी अगर अकेला शेष काम करेगा 12 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया? 12 दिन का समय निकल के आ गया। यानी सी अकेले काम करते हुए उस शेष काम को 12 दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेले इस टंकी को कितना समय में भरेगा? हमें क्या निकालना है? पाइप बी अकेले इस टंकी को भरे तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलके उस टंकी को 36 मिनट में भर रहे हैं, और हमें दूसरा दिया हुआ है कि 30 मिनट बाद, यानी 30 मिनट तक ए और बी चलते हैं, उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी 40 मिनट में भर रही है। यानी 30 मिनट तक ए और बी दोनों चले, उसके बाद 10 मिनट तक केवल कौन चल रहा है? ए चल रहा है। तो देखिए टंकी की धारिता तो बराबर होगा, यानी पहले ए और बी मिलके 36 मिनट में जितना यूनिट पानी भर रहे होंगे टंकी के अंदर, उतना ही यूनिट पानी ए और बी मिलके 30 मिनट और 10 मिनट कौन चल रहा है? केवल ए चल रहा है। यानी दोनों बराबर पानी भरा जा रहा होगा, टंकी की धारिता बराबर होगा। यानी हम यहाँ से टंकी का धारिता दोनों का बराबर है तो हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्लस बी मिलके 36 मिनट में भर रहे हैं, यानी ए प्लस बी मिलके 36 मिनट में जितना यूनिट पानी भरेंगे उतना ही यूनिट पानी ए प्लस बी मिलके 30 मिनट, उसके बाद बी को बंद कर दिया जा रहा है, उसके बाद केवल कौन चल रहा है? ए चल रहा है। ए जो है 10 मिनट के लिए चल रहा है, 10 मिनट के लिए चल रहा है। यानी यहाँ से जितना यूनिट पानी निकल के आएगा उतना ही यूनिट पानी यहाँ होगा, टंकी की धारिता बराबर होगा। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं? ए और बी का हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए हम इसे 2 से काट लेते हैं पहले। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 18 बार में जाएगा, ये 2 से हमारा 15 बार में जाएगा, ये 2 से 5 बार में जाएगा। हम यहाँ 18 से गुना कर लेते हैं। 18 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18A प्लस का 18B इक्वल टू, हम यहाँ 15 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 15A प्लस का 15B प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? 5A हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 18A प्लस का 18B इक्वल टू, ये देखिए 15A प्लस का 5A कितना हो जाएगा? 20A हो जाएगा, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? 15B। अब देखिए इस
18A को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये 15B को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 18B माइनस का 15B इक्वल टू 20A माइनस का 18A। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया 3B इक्वल टू 2A। यानी यहाँ से A और B का एफिशिएंसी हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा B बटा A क्या निकल के आ जाएगा, B बटा A निकल के आ जाएगा 2/3। B बटा A हमारा क्या निकल के आ गया, 2/3। यानी B का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट होगा तो A का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अब देखिए हमें जो है एफिशिएंसी पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, हमें दोनों पाइप का एफिशिएंसी पता चल गया। हमें क्या पता चल गया कि अगर A का एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है, A का एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो B का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट है। हमें दोनों पाइप का एफिशिएंसी पता चल गया कि अगर A का एफिशिएंसी 3 यूनिट है तो B का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टंकी की धारिता निकाल लेते हैं। देखिए A जो है 1 मिनट में अगर 3 यूनिट पानी भरेगा तो B जो है 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 यूनिट। यानी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5 यूनिट। हमें क्या दिया है, दोनों मिलके 36 मिनट में टंकी को भर रहे हैं। यानी दोनों मिलके 1 मिनट में अगर 5 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 36 मिनट में कितना पानी भरेंगे। यानी हम यहाँ से टंकी की धारिता निकाल सकते हैं। टंकी की धारिता हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुने 5। दोनों मिलके 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहे हैं और 36 मिनट में टंकी को भर रहे हैं। यानी टंकी का धारिता हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है कि अगर पाइप बी अकेले इस टंकी को भरे, पाइप बी अकेले 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 2 यूनिट। यानी बी अकेले भरेगा 36 गुने 5 यूनिट पानी, 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है। यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे 36 को, ये 18 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा समय निकल के आ गया 90 मिनट। समय क्या निकल के आ गया, 90 मिनट। यानी बी अकेले अगर उस टंकी को भरेगा तो कितना समय लग जाएगा, 90 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है, चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, चौथी संख्या निकालना है। तो देखिए हम 4 संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया 4 संख्या A, B, C और D। हमें दिया हुआ है चारों संख्याओं का औसत जो है 12 है, और हमें दूसरा क्या दिया, 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यानी हम यहाँ से अगर 3 संख्या का औसत निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बटा 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, चौथी संख्या के दुगुना के बराबर। यानी हम चौथी संख्या में 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 6D। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दूसरा दिया हुआ चारों संख्याओं का औसत जो है 12 है। चारों संख्या का औसत अगर 12 है तो योग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 48। अब देखिए हमें क्या निकालना था, चौथी संख्या यानी D का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से A प्लस B प्लस C क्या निकल गया है, 6D। यानी हम यहाँ से A प्लस B प्लस C का वैल्यू लिख सकते हैं। यानी हमारा यहाँ हो जाएगा 6D प्लस का D इक्वल टू 48। ये हमारा कितना हो जाएगा, 7D इक्वल टू 48। यानी यहाँ से हमारा D क्या निकल के आ जाएगा, हमारा D निकल के आ जाएगा 48/7। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 48/7। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और B पिज्जा का 3/10 भाग खाता है, फिर C बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाता है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है। हमें निकालना है कि तीनों के खाने के बाद पिज्जा का कितना शेष भाग बच गया, हमें उस भाग को निकालना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, A और B। A जो है पिज्जा का 3/8 भाग खा रहा है और B जो है पिज्जा का 3/10 भाग खा रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसे 40 बना दें और इसे भी 40 बना दें, यानी अगर हम ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लेंगे तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हम यहाँ ऊपर नीचे अगर 5 से गुणा कर लें, ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 15/40।
और इसे भी हम 40 बनाने के लिए ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से गुना कर लेते हैं। यानी ऊपर नीचे अगर हम सेम अंक से गुना कर लेंगे, सेम संख्या से गुना कर लेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो गया 12/40, 12/40। अब देखिए ए जो है पिज़्ज़ा का 15/40 भाग खा रहा है, बी जो है पिज़्ज़ा का 12/40 भाग खा रहा है। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल पिज़्ज़ा है, टोटल जो पिज़्ज़ा है वो 40 यूनिट का है। हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल पिज़्ज़ा है वो 40 यूनिट का है, जिसमें से ए प्लस बी मिल के कितना खा गए 15/40, 15/40 प्लस का 12/40, ये हमारा कितना हो गया 27/40। तो देखिए ए और बी के खाने के बाद शेष कितना बच गया। टोटल अगर हमारा पिज़्ज़ा 40 यूनिट है, जिसमें से ए और बी मिल के 27/40 यूनिट खा गए, यानी ए और बी के खाने के बाद शेष कितना बच गया। शेष जो बच गया हम अगर माइनस करेंगे इस 40 में से 27/40, ये हमारा कितना हो जाएगा 13/40 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी के खाने के बाद शेष कितना बच गया 13/40। इस 13/40 में से सी जो है, सी कितना खा रहा है 4/7 भाग खा रहा है। तो सी के खाने के बाद जो शेष भाग बच जा रहा है हमें उसे निकालना है। यानी सी कितना खा रहा है, सी जो खा रहा है इस 13/40 का 4/7 भाग खा रहा है, 4/7 भाग खा रहा है। यानी शेष जो हमारा बच गया था 13/40, जिसमें से सी जो है 13/40 का 4/7 भाग खा गया। यानी शेष अब कितना बच गया, अब जो हमारा शेष बच गया, अगर हम 13/40 में से माइनस कर दें 13/40 गुने 4/7, तो देखिए हम यहाँ से 13/40 कॉमन ले सकते हैं। अगर 13/40 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा 1 माइनस 4/7। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 13/40 गुने, ये हमारा अंदर क्या बच जाएगा 7 में से 4 माइनस होगा, यानी 3/7। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया, अगर 13 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 बटा, और 40 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 280। यानी तीनों के खाने के बाद जो शेष पिज़्ज़ा का हिस्सा बच गया वो कितना बच गया 39/280। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया था। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, उनकी पूंजी का अनुपात निकालना है। देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर हमें समय का रेशियो पता हो और पूंजी का रेशियो पता हो तो हम उन दोनों को गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें यहाँ लाभ का रेशियो दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है। समय दिया हुआ है तो हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं, और हमें लाभ का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पूंजी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लाभ के रेशियो में अगर समय के रेशियो से भाग दे दें तो हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। क्योंकि जब हमें लाभ का रेशियो निकालना होता है तो हम पूंजी के रेशियो और समय के रेशियो में गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। तो हमें लाभ का रेशियो पता है और समय का रेशियो पता है, तो हम इन दोनों को अगर भाग दे दें तो हमारा पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा लाभ का जो रेशियो है, लाभ का रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लाभ का जो रेशियो दिया हुआ है 8:7:5। हमारा समय का रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमें समय दिया हुआ है कि क्रमशः तीनों का जो है पूंजी 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया गया है। 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया गया है। तो देखिए अगर हमें जो है पूंजी का रेशियो निकालना है, हमें अगर पूंजी का रेशियो निकालना है, पूंजी का रेशियो, तो हम अगर लाभ के रेशियो में समय के रेशियो से भाग दे दें, यानी हम यहाँ लिख दें 8/60 7/8 5/14, तो ये जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा, पूंजी का रेशियो निकल के आएगा। यानी हमने क्या किया, लाभ के रेशियो में समय के रेशियो से भाग दे दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, पूंजी का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो है फ्रैक्शन में है तो हम इसे नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया होता है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। यानी 7, 8 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी सभी जगह हम 56 से गुना करेंगे। यानी हमारा यहाँ से हो जाएगा 8/7 गुने 56 7/8 गुने 56 5/14 5/14 गुने 56।
अब देखिए हम इसे 7 से काटेंगे 56 को, ये 8 बार में जाएगा। हम 8 से काटेंगे, ये 7 बार में जाएगा। 14 से ये 4 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा पूंजी का, हम 8 में 8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 हम 7 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 अगर 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमसे पूंजी का रेशियो पूछ रहा था, पूंजी का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया तीनों का, 64:49:20। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 60 है, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग कितना है। हमें क्या निकालना है, चारों संख्याओं का योग निकालना है। देखिए हमें दिया हुआ है कि 4 क्रमिक संख्या, क्रमिक यानी लगातार संख्या, यानी हम यहाँ से मान सकते हैं कि पहली संख्या अगर x होगी, हम यहाँ से मान लेते हैं पहली संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 1, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 2, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 3। हमने 4 संख्या मान लिया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, चारों संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम 60 है और पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। अब देखिए यहाँ हम पहली 2 संख्या का योग निकालेंगे। यहाँ जो है पहली 2 संख्या यानी x प्लस का x प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, चौथी संख्या के बराबर, यानी x प्लस का 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3। x को हम इस साइड लेके आएंगे यानी माइनस में हमारा हो जाएगा, और इस प्लस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2। x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया, यानी हमारा यहाँ से संख्या हो जाएगा 2, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1 यानी 3, तीसरा संख्या हो जाएगा 2 प्लस का 2 यानी 4, और चौथा संख्या कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3 यानी 5। अब देखिए तीनों हमारा संख्या क्या निकल के आ गया, 2, 3, 4, 5। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा संख्या सही है या नहीं, क्योंकि हमारा एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ, 60 दिया हुआ है, यानी 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 3 12 5 60, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी हमारा ये पता चलेगा कि संख्या हमारा क्या है, 2, 3, 4, 5 ही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, संख्या का योग, यानी 2 + 3 + 4 + 5 पूछ रहा है। यहाँ से हमारा क्या निकल गया जाएगा, ये 3 2 5, 5 4 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। चारों संख्याओं का योग हमारा क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर 1 से लेकर लगातार 100 तक का प्राकृतिक संख्या का योग निकालेंगे और जो हमारा संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा, हमें उस शेष को निकालना है। तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालते हैं। देखिए लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालने का हमारा जो फार्मूला होता है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस n तक अगर हमें संख्या दिया हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है n × n + 1/2। अब देखिए n हमारा क्या है, सबसे अंतिम संख्या, और हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 100, यानी यहाँ अंतिम हमारा क्या है, 100 है, यानी n का वैल्यू क्या है, 100 है। अब देखिए हम n का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 100 × 100 + 1/2। अब हम इसे काटेंगे 2 से, ये 50 बार में जाएगा, हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 50 × 101। 101 में हम 50 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 50 50, यानी 5050 हो गया। अब देखिए हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इसमें 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी भाग दे के देख सकते हैं, जो हमारा शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। या हमें पता होना चाहिए 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि हम संख्या का अंतिम 3 अंक को चेक करते हैं कि अगर 8 से वो पूरा तरीके से विभाजित है तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाती है, या अंतिम 3 अंक को हम भाग दे के देखते हैं, जो हमारा शेष बचता है वही क्या बच जाता है, उस संख्या को भाग देने के बाद हमारा शेष बच जाता है। अब देखिए हम यहाँ अगर भाग देंगे
यहाँ अगर हम भाग देंगे अंतिम 3 अंक में, यानी अंतिम 3 अंक क्या है 050 बटा 8, अगर हम इसमें भाग देंगे किसी भी अंक के अगर आगे 0 लगा हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी हमें 50 में 8 से भाग देना है। अगर हम 50 में 8 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, हमारा जो शेष बच जाएगा, शेष क्या बच जाएगा, शेष 2 बच जाएगा। शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देखिए हम इस संख्या में भी भाग दे के देखते हैं। हम इसमें अगर 8 से डायरेक्ट भाग दे दें, 50 में अगर हम 8 से डायरेक्ट भाग दे दें तो देखिए यहाँ से भी हमारा शेष 2 ही निकल के आएगा। हम भाग देंगे 8 छक 48, हाथ में 2 25, 8 तरीके 24, हाथ में 1 10, 8 एकम 8, यानी यहाँ से भी हमारा शेष क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यहाँ से भी हमारा शेष क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया संधिबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4 × √2 + 4 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालना है। देखिए हमने मान लिया कि एक संधिबाहु समकोण त्रिभुज है, संधिबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा की जो बराबर भुजा है कि लंबाई क्या है, a है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस से कर्ण बता सकते हैं। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा की लंबाई का योग करते हैं तो हमारा परिमाप निकल के आता है। यानी हम यहाँ परिमाप निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा a + a√2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2 + 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2a प्लस का a√2। हम यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 × √2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर a कॉमन ले लें, a कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + √2, ये हो जाएगा 4 × √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से √2 × √2 प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा a × √2, ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा √2 प्लस 1 इक्वल टू 4 × √2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से हमारा √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कट जाएगा, यानी ये हमारा कट गया। हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया a√2 इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना था, कर्ण की लंबाई। हमने यहाँ कर्ण क्या मान के रखा था, a × √2, यानी a × √2 हमारा क्या निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक ट्रक 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पहले एक सही 1/2 घंटा तक चलता है, इसके बाद वह अपनी चाल 70 किलोमीटर पर घंटा रखता है। बताएं ट्रक को 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पहले जो ट्रक जो है 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक सही 1/2 घंटा यानी 1.5 घंटा के लिए चल रहा है। उसके बाद जो शेष दूरी है वो 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो उसे टोटल यात्रा में कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। देखिए हमें टोटल जो यात्रा का दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 310 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर जाएगा तो 1.5 घंटा में कितना दूरी चलेगा। यानी हम सबसे पहले ये निकालेंगे, अगर 90 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर जाएगा तो 1.5 घंटा में कितना दूरी चलेगा। यहाँ से हमारा 0 से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी हम 9 से 15 में गुना करेंगे, ये हमारा कितना निकल गया 135 किलोमीटर। अब देखिए हम शेष दूरी निकालेंगे, टोटल दूरी में से हम 135 माइनस करेंगे। टोटल दूरी कितना है 310, 310 में से हम 135 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 135 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो गया 65 यानी 200 और 110 यानी 110 और 65 कितना हो जाएगा 175 किलोमीटर।
शेष दूरी कितना हो गया 175 किलोमीटर। अब ये जो दूरी है 175 किलोमीटर, ये 175 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहे हैं। ये 175 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब देखिए हम यहाँ अगर इसे 5 से काटेंगे तो ये हमारा 5 से कितने बार में जाएगा 14 बार में। ये हमारा 5 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 5 बार में, यानी 35 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 35/14, यानी हम इसे 7 से भाग देंगे। 7 से अगर भाग देंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा 7 से, ये 5 बार में, ये 7 से 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 2.5 घंटा। यानी पहले 1.5 घंटा समय ले चुका है, उसके बाद 2.5 घंटा समय ले रहा है। यानी यहाँ से हमारा टोटल टाइम क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा 1.5 प्लस का 2.5, यानी कितना हो गया 4 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 4 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 2 नाव एक दूसरे की तरफ क्रमशः 36 किलोमीटर पर घंटा तथा 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। टकराने से 1 सेकेंड पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों नाव का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। दोनों नाव एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल, यहाँ दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, एक का चाल हमें दिया हो 36 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा का हमें क्या दिया हो 54 किलोमीटर पर घंटा। ऐड करेंगे 36 प्लस का 54 कितना हो जाएगा हमारा 90 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों का रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के आ गया 90 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्या निकालना है, टकराने से 1 सेकेंड पहले, यानी दोनों नाव इस स्पीड के साथ, इस रिलेटिव स्पीड के साथ 1 सेकेंड में जो दूरी चलेगी वही क्या होगा, दोनों के टकराने से 1 सेकेंड पहले उनके बीच का दूरी होगा। तो देखिए हमें ये जो स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में, और हमें समय क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो हम इसे चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में 5/18 से गुना करना पड़ेगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, उनके बीच का दूरी 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 1 सेकेंड में कितना होगा। यानी हम 25 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 25 मीटर। यानी दोनों नाव के बीच की दूरी 1 सेकेंड पहले कितना होगा 25 मीटर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 अनंत तक दिया हुआ है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी हमारा यहाँ रूट के अंदर दिया रहता है हम इसका फैक्टर करते हैं। ऐसा 2 फैक्टर करते हैं जिसके बीच हमारा कुछ भी कॉमन ना हो। अब देखिए हम 12 का फैक्टर करेंगे, 12 का ऐसा 2 फैक्टर क्या होगा जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। एक हमारा 3 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 4 हो सकता है। यानी 4 3 12, और इन दोनों के बीच हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए यहाँ हमारा आंसर 3 होगा या 4 होगा। देखिए जब भी हमारा प्लस वाला दिया रहेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा। और जब माइनस वाला दिया रहेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला होगा। यानी अगर हमें यहाँ दिया होता है √12 माइनस √12 माइनस √12 प्लस डैश डैश अनंत तक दिया होता तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन हमें यहाँ प्लस वाला दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।